खबर है दिल्ली को लेकर। भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आज आगाज हुआ। इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी पर तंज कसा, लेकिन यह बताते हुए कि आगाज के साथ आज था समापन का दिन और इसी समापन के दिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि स्टार्टअप बहुत लोग लॉन्च करते हैं, राजनीति में तो ज्यादा ही बार बार लॉन्च करना पड़ता है। इस पर वहां पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। क्यों भाई, पीछे देर हो गई। प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सामने आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा विपक्ष का चेहरा है तो वो राहुल गांधी ही हैं। राहुल गांधी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनकी बार बार लॉन्चिंग की कहानी कई दफा उठ चुकी है। ऐसे में सबसे पहले हमें राहुल गांधी की राजनीतिक ताकत को समझना होगा। साल 2019 राहुल गांधी की पार्टी के 52 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। यह संख्या बाद में बढ़कर 53 हुई, लेकिन फिर यह संख्या और ज्यादा गिर गई क्योंकि कुछ सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो राज्यसभा में भी कांग्रेस के 29 सांसद मौजूद हैं। इसके अलावा देश के 3 राज्यों में राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस की सरकार है। तो वहीं 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की गठबंधन में कोलिशन में सरकार है। साल 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कई बार राहुल को लॉन्च करने की कोशिश होती रही। कभी उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया, कभी लॉन्च करने के लिए अध्यक्ष पद से हटा भी दिया गया, कभी लड़कों की टैगलाइन के साथ यूपी में भी लॉन्च हुए, तो अभी हालिया वक्त में यात्राओं के जरिए लॉन्च करने की कोशिश की गई। ऐसे में राहुल गांधी की सबसे हालिया लॉन्चिंग स्टोरी उनकी यात्राओं की है। पहली यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा और इसमें राहुल गांधी के बयानों से भी ज्यादा सुपरहिट उनकी हाफ व्हाइट कलर की टी शर्ट रही। इसके बाद उन्होंने भारत न्याय यात्रा की, जो अभी हाल ही में क्लोज हुई है, और इस यात्रा के समापन के साथ ही राहुल गांधी बीजेपी को शक्ति के नाम पर एक बड़ा मुद्दा देकर चले गए, जिसे कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल माना जा रहा है। सबसे पहले अगर क्लियर कहें तो हालिया न्याय यात्रा को राहुल गांधी की पिछली यात्रा से ज्यादा प्रभावी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है ये यात्रा इंडिया ब्लॉक के बैनर तले निकली होती तो शायद ज्यादा असरदार इंपैक्टफुल हो सकती थी। अब ऐसे में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने क्या खोया और क्या पाया। पहला, भारत जोड़ो यात्रा से परहेज करने वाले अखिलेश यादव का राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना एक उल्लेखनीय उदाहरण है, लेकिन ममता बनर्जी कुछ और नीतीश कुमार का पूरी तरीके से साथ छोड़कर चले जाना लालू यादव के मुकाबले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका समझा जाएगा। दूसरा, शिवाजी स्टेडियम में राहुल गांधी ने विपक्षी खेमे के नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन की यथासंभव कोशिश जरूर की, लेकिन नतीजा कुछ खास निकल कर आया हो ऐसा तो नहीं लगता। तेजस्वी यादव और एम के स्टालिन जरूर मौजूद रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की कमी काफी खल रही। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का साथ तो मिला, लेकिन दिल्ली की तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया होता तो बात कुछ और होती। विपक्ष के और भी बहुत सारे नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। नाम गिनवा देती हूं: डी राजा, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं का मंच पर खड़ा होना विपक्ष के एकजुट होने का संदेश तो देता है, लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं होता है। तीसरा,
5 न्याय के बहाने राहुल गांधी ने घूम घूम कर चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस मैनिफेस्टो तो बता ही दिया था। युवाओं के लिए ग्रेजुएट होते ही महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% आरक्षण और परिवार की एक महिला को साल में 1 लाख रुपए देने का ऐलान लोगों का ध्यान तो खींचता ही है। लेकिन शक्ति पर शुरू हुई राजनीतिक बहस ध्यान जरूर भटकाती है। अब भले ही कोई उसे आसुरी शक्ति के रूप में समझाता रहे, लेकिन तीर कमान से छूट जाने के बाद शक्ति के इलाज के लिए तो संजीवनी बूटी की ही जरूरत पड़ेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और राहुल गांधी की हालिया रीलॉन्चिंग इवेंट यानी कि न्याय यात्रा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो 2 ही कीवर्ड सामने नजर आते हैं। एक है राहुल की रीलॉन्चिंग, तो दूसरा है 24 की डगर। और इन दोनों ही कीवर्ड्स के बीच कुछ बातें काबिले गौर हैं। आप भी जरा इन पर ध्यान दीजिएगा और इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। जिन 14 राज्यों में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की, वहां पर कुल 355 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के सिर्फ 15 सांसद हैं। अब चुनावों में 15 से बढ़कर यह संख्या 20 हो सकती है या फिर 10 हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव होता दिख नहीं रहा है। इसकी 2 वजह हैं। वो यात्राएं सफल होती हैं जो एक खास इलाके तक सीमित हो, जहां पर भावनात्मक मुद्दे। साल 2004 याद करिए, राजशेखर रेड्डी की आंध्र प्रदेश यात्रा और 1982 में एनटी रामाराव की चैतन्य यात्रा इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली यात्राओं का फायदा छोटी यात्राओं की तुलना में कम मिलता है। लोकसभा चुनाव नजदीक थे और ऐसे में राहुल की न्याय यात्रा का समय ठीक नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इससे कांग्रेस के संसाधन यात्रा पर ज्यादा फोकस करते रहे और शायद ऐसे में बीजेपी से सीधे मुकाबले में जीत पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। यहां पर एक और सवाल उठता दिखता है। आप ये देखिए कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की भारत न्याय यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, वहां पर सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में क्या वहां के विधानसभा चुनाव में कुछ बदलता हुआ नजर आया? इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरी, उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है। यहां पर कांग्रेस को हाल ही में शिकस्त मिली। 2024 में ओडिशा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने ही हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर करती फिलहाल तो नहीं दिख रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिन जिन स्टेट से गुजर रही, वहां के 14 में से 6 राज्यों में कांग्रेस को 30% से ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में क्या राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से कांग्रेस का आम चुनावों में वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? इसको अगर समझने की कोशिश करें तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनावों में जीत मिली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अगर आप स्थानीय स्तर पर पार्टी संगठन, जनता के मूड और मजबूत ब्रांड होने की बात करेंगे तो यात्राओं से वोट प्रतिशत इसी आधार पर बढ़ता है। और इस बात को 6 जनवरी 1983 को शुरू हुई चंद्रशेखर की भारत यात्रा से भी समझा जा सकता है। जून 1984 में चंद्रशेखर की यात्रा दिल्ली के राजघाट पर खत्म हुई तो उनके पक्ष में माहौल बन रहा था। यात्रा खत्म होने के 4 महीने बाद यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई और इसके बाद सिंपैथी वोट, सांत्वना वोट में कांग्रेस दोबारा से चुनाव जीत गई। साफ है कि न्याय यात्रा कितनी असरदार रही है या फिर राम मंदिर की लहर इस मुद्दे पर हावी पड़ने जा रही है, ये हम वक्त पर छोड़ देते हैं। राहुल गांधी ने जिन जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह हो जाती है कि क्या इस न्याय यात्रा से वो पैटर्न बदलेगा या राहुल गांधी की ये यात्रा भी पार्टी के लिए कुछ खास कर नहीं सकेगी।
यहां पर आप देखिए कि समस्या सिर्फ राहुल गांधी की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि अधिकांश राज्यों में कांग्रेस के पास बड़ी लीडरशिप की कमी है। ऐसे में सवाल एक बार फिर वही कि क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कांग्रेस में कुछ बदलाव होगा? साल 2014 के बाद पूर्वोत्तर में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा, मणिपुर में एन बीरेन सिंह, त्रिपुरा में माणिक साहा जैसे बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के बाद न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के नेता बल्कि पार्टी संगठन भी कमजोर हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की भूमिका को लेकर भी अभी संशय बरकरार है। न्याय यात्रा ऐसे समय में घोषित हुई जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस की नागपुर रैली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इंडिया की ओर से राहुल को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग कर दी। मतलब यह है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता हर मुद्दे के साथ राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग का मुद्दा भी प्लस में लेकर चलते हैं। लेकिन शायद कांग्रेस के नेताओं को यह समझना होगा कि जनता इस मुद्दे को साथ लेकर नहीं चल रही है, यानी 1+1 का ऑफर नहीं है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि वो खुद मुद्दा नहीं हो सकते। उनकी जिम्मेदारी लोगों के मुद्दे उठाने की बनती है और यह होना चाहिए कांग्रेस का असल मायने में आत्मचिंतन।